हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने व्हाट इज़ साइकोलॉजी क्लास 11th के चैप्टर 1 का 3/4 पार्ट ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं हम लोग। जो 1/4 पार्ट बचा हुआ है उसे आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे एंड विच इज़ वेरी वेरी सिंपल। इसमें कुछ खास ज़्यादा है नहीं समझने लायक। तो स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, यानी इंडिया में साइकोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इंडिया में एग्जैक्टली साइकोलॉजी आई कैसे। इंडियन philosophical tradition was already known to practice various mental processes and reflections on human consciousness। कहा जाता है कि इंडिया में जो बेसिकली सबसे पहले स्टार्टिंग में जो फिलोसफर्स थे, तो साइकोलॉजी हमारा फ़िलासफ़ी से डराइव किया गया है, क्योंकि फ़िलासफ़ी में ऑलरेडी हम साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातें करते थे जिनका आंसर हमें पहले नहीं मिलता था, जिनका आंसर हमें मिला साइकोलॉजी के थ्रू। तो साइकोलॉजी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस दैट वी ऑलरेडी हैड इन अ सब्जेक्ट नेम्ड फ़िलासफ़ी। तो ये काफ़ी इंटर ट्वाइंड सब्जेक्ट्स हैं। तो हमने बेसिकली इंडिया में साइकोलॉजी जो डराइव किया है वो काफ़ी हद तक जो है वो फ़िलासफ़ी से आया है, जिसमें हम ऑलरेडी मेंटल प्रोसेसेस के बारे में पहले से ही काफ़ी बातें करते थे। बट व्हेन इट कम्स टू मॉडर्न स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, ऐसा इवोल्यूशनरी स्टडी जो है इट इज़ हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट ओनली। लेकिन जो ये मॉडर्न साइकोलॉजी आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मॉडर्न आइडियाज़, ये मॉडर्न स्टडी जो है वो काफ़ी वेस्टर्न आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस हुई है। मतलब इट्स नॉट ऑलवेज ओनली अबाउट फ़िलासफ़ी और जो हमने पुराने वक्त पे जो किया था। तो जो पहला ऑफिशियल एक्सपेरिमेंट हुआ था मॉडर्न साइकोलॉजी का, वो इंडिया में हुआ था 1916 में। यहाँ से शुरुआत हुई थी मॉडर्न साइकोलॉजी की इंडिया में, जब कैलकटा यूनिवर्सिटी में डॉक्टर एन एन सेन गुप्ता ने क्या किया था, पहली मॉडर्न एक्सपेरिमेंट किया था साइकोलॉजिकल फील्ड से रिलेटेड। तो इंडिया में जो मॉडर्न साइकोलॉजी स्टार्ट हुई थी वो यहाँ से हुई थी। हमने पहले पढ़ा था एवोल्यूशन साइकोलॉजी का एग्जैक्टली हुआ कहाँ से था, जर्मनी में सबसे पहली लेबोरेटरी बनी थी, विल्हेम वुंट ने बनाई थी। तो वो तो जर्मनी की बात हो गई, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इंडिया में जो सबसे पहले आई वो आई 1916 में। तो यहाँ से शुरुआत हुई इंडिया में साइकोलॉजी के एक इम्पोर्टेंस की, सिग्निफिकेंस की। उसके बाद डिपार्टमेंट्स ऑफ साइकोलॉजी इन द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ मैसूर एंड पटना। तो मैसूर और पटना में फिर धीरे धीरे और जब डेवलपमेंट हुई तो कैलकटा यूनिवर्सिटी में हुआ, फिर मैसूर और पटना की यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है वो साइकोलॉजी की पढ़ाई होना स्टार्ट हो गई, रिसर्चेज होना स्टार्ट हो गई। फिर दुर्गानंद सिन्हा थे, उन्होंने उनकी एक बुक थी साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। उन्होंने इसमें इंडियन साइकोलॉजी को एक कैसे इवॉल्व हुई इंडिया में साइकोलॉजी, उसके अलग अलग फेजेस के बारे में बताया हुआ है कि कैसे कैसे जो पहले प्री इंडिपेंडेंस फेज़ था, यानी इंडिपेंडेंस के पहले कैसे साइकोलॉजी इंडिया में कितना उसका वो था, इम्पोर्टेंस था। फिर उसके बाद कैसे कैसे और इवॉल्व होती गई। और साइकोलॉजी आज तो ऑलमोस्ट ऑल द यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कोर्सेज इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक बहुत अच्छी फील्ड है फॉर करियर डेवलपमेंट। तो आज तो साइकोलॉजी काफ़ी अच्छे से डेवलप हो चुकी है। उसके बाद आते हैं थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन। ऑब्वियसली बात है, साइकोलॉजी वर्क्स ऑन रिसर्चेज एंड इट्स एप्लीकेशन। तो थीम्स दैट प्रोवाइड डायरेक्शन टू रिसर्च एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी आर मेंशन्ड एज फॉलोज। देखो, कुछ थीम्स थी जिनके बेसिस पर हमने कहा कि हम रिसर्च करते हैं एंड देन वी अप्लाई दीज रिसर्च थ्योरीज इन द प्रैक्टिकल साइकोलॉजी, प्रैक्टिकल लाइफ। तो सबसे पहला पॉइंट है, साइकोलॉजी लाइक अदर साइंसेज अटेम्प्ट्स टू डेवलप प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। किसी भी साइंस में आप क्या करते हैं, आप किसी चीज़ की स्टडी करते हैं, आप उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो साइकोलॉजी भी बाकी सारे साइंसेज की तरह, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इन सारे और अदर साइंसेज की तरह ये भी क्या करता है, प्रिंसिपल्स समझना चाहता है बिहेवियर के और मेंटल प्रोसेसेस के, हाउ दीज मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर्स अकर, हाउ दीज आर अफेक्टेड बाय डिफरेंट फैक्टर्स एंड ऑल दिस स्टडी। तो ये सारी थ्योरीज बनाई जाती हैं। ह्यूमन बिहेवियर इज़ अ फंक्शन ऑफ बोथ द एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सन्स एंड एनवायरनमेंट। ये कहता है कि किसी भी ह्यूमन का बिहेवियर जो है इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सन्स इंटरनल attributes and also on the external attributes, that is the environment in which he lives। जो सराउंडिंग्स उसके बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं, इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं अगल बगल जो हम देख रहे हैं, हमारा कल्चर, और इंटरनल भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी जेनेटिक्स हैं, जो हमने हेरिडिटी में हमें मिली हैं चीज़ें, वो सारी भी चीज़ें हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि इसकी चाल बिल्कुल इसके पापा की तरह है, तो ये सब क्या है, हेरिडिटरी बिहेवियर्स हैं। तो ये इंटरनल एस्पेक्ट हो गए पर्सन के, इंटरनल एट्रीब्यूट्स। और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करती हैं। जैसे जैसे कोई भी ह्यूमन ग्रो होता है, उसकी चाल ढाल में चेंज भी आ सकता है, अकॉर्डिंग टू द रहन सहन में चेंज आ सकता है, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी ही लिव्स इन। उसके बाद आता है ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज्ड। ह्यूमन बिहेवियर ऐसा कुछ मतलब इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है, इट इज़ कॉज्ड बाय सम स्टिमुलस। इसका कोई रीज़न होता है, अपने आप ही ऐसे कोई बिहेवियर नहीं होता। हर बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। आप खाना खा रहे हैं, आपका एक बिहेवियर है, एंड द रीज़न इज़ कि आपको भूख लगी, आपको पेट भरना है, बिकॉज यू नीड टू हैव फूड टू सर्वाइव।
ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत है। आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इट इज़ अ रीज़न बिकॉज यू हैव टू गेट अ जॉब, यू वांट अ सिक्योर लाइफ, सिक्योर जॉब। तो इसलिए हर बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई कॉज छुपा होता है, एंड इट इज़ द कॉज effect relationship that actually describes the behavior of a human being. अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज़ कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप ह्यूमन बिहेवियर को उसके कल्चर से। कल्चर भी हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। ह्यूमन बिहेवियर कैन बी कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। जो भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हम पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस बात है, इनका एप्लीकेशन करने से हम ह्यूमन बिहेवियर को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे साइकोलॉजिस्ट करते हैं, जैसे काउंसलर्स करते हैं। इनका काम क्या होता है, उन्होंने जो भी प्रिंसिपल्स पढ़ रखे हैं उसके अकॉर्डिंग किसी भी ह्यूमन के लाइफ में अगर मान लीजिए कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम्स है, उसका बिहेवियर अगर मान लीजिए कुछ एबनॉर्मल हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो उसने बिल्कुल हंसना खेलना छोड़ दिया है, ठीक है। पहले वो बहुत ही चेयरफुल हुआ करता था, बट नाउ ही इज़ वेरी लेजी, ही बिहेव्स लाइक दैट, ही फील्स डल, तो ही फील्स लो। तो उसके बिहेवियर को आप चेंज कैसे कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स दैट यू हैव स्टडीड। तो उसकी साइकोलॉजी के बारे में समझ के हम उसे कुछ बातें बता सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम को समझ के उसके लिए सोल्यूशन दे सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं, एंड देन वी कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन हिज बिहेवियर। तो ये सब हमने कैसे किया? जो भी साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स हमने पढ़ रखे हैं, समझ रखे हैं, जिनके बारे में हमने समझा है, उन सबको अप्लाई करके यहाँ पर आ जाता है एप्लीकेशन। अब उसके बाद साइकोलॉजी दो तरीके की होती है, दो फील्ड में बेसिकली डिवाइड किया गया है। एक होती है बेसिक साइकोलॉजी, जिसमें हम क्या करते हैं, हम प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करते हैं, हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में हम बताते हैं कि ये चीज़ ऐसी ऐसी होती है, और जहाँ पर उन चीज़ों को हम अप्लाई करते हैं, दैट कम्स अंडर अप्लाइड साइकोलॉजी। जो हमने पीछे लास्ट पॉइंट में बात की है, सेम वही है कि हम समझते हैं कि किसी का माइंड कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी इंसान इस सिचुएशन में, मान लीजिए जैसे मैंने नर्वसनेस का एग्जांपल दिया था, तो अगर कोई इंसान मान लीजिए स्टेज फियर आप समझ लीजिए, तो वो स्टेज पे गया, उसको स्वेटिंग होने लगी, तो आपको समझ में आ रहा है, या उसके ज़बान लड़खड़ाने लगी, तो आपको समझ में आ रहा है कि उसे स्टेज फियर की प्रॉब्लम है। हाउ यू अप्लाई इट इन लाइफ, आप ये चीज़ें समझते हैं, ये थ्योरी आपको पता है कि ऐसा होता है, बट हाउ यू अप्लाई इट इन लाइफ इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, इन थ्योरीज़ को अप्लाई करके आप कैसे रिसर्च करते हैं और कैसे उन चीज़ों से लोगों को हेल्प करते हैं, लोग काउंसलर्स हेल्प करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप अपने बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं कि इन सारी साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ को हम कैसे अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, दैट इज़ द फील्ड ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। नाउ नेक्स्ट कम्स साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन। तो साइकोलॉजी इज़ नॉट, मतलब ये सिर्फ अकेला नहीं चलता है, बिकॉज साइकोलॉजी अफेक्ट्स मैनी अदर फील्ड एंड इट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय मैनी अदर डिसिप्लिन। इट इज़ नॉट लाइक एकदम इंडिपेंडेंट है, अपने साथ साथ ये बहुत सारी चीज़ों को लेके चलता है, और बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ ये खुद चलता है, ठीक है। अब जैसे लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ देम। म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट। म्यूज़िक और साइकोलॉजी का एक क्या, दे गो हैंड इन हैंड। यानी पहली बात तो ये कि जो भी लोग म्यूज़िक बना रहे हैं, दे नो द साइकोलॉजी ऑफ द लिसनर्स, कि लोगों को कैसी म्यूज़िक पसंद होती है। जैसे पुराने ज़माने की म्यूज़िक अलग हुआ करती थी, आज के मॉडर्न म्यूज़िक जो है वो अलग है, वेस्टर्न म्यूज़िक अलग है। तो अलग अलग कैटेगरी ऑफ ऑडियंस को टारगेट करके जो अलग अलग म्यूज़िक बनाई जाती है, तो यहाँ पर भी साइकोलॉजी काफ़ी वर्क करती है कि लिसनर्स की साइकोलॉजी कैसी है, वो सुनना क्या चाहते हैं, वैसी हम चीज़ें बनाएं। और दूसरी बात ये है कि साइकोलॉजी को म्यूज़िक बहुत अफेक्ट भी करती है। यानी कहा जाता है कि जब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको गाना सुनना बहुत पसंद है, तो उनको गाना सुन, अगर उनका मूड ख़राब है तो उन्होंने गाना सुन लिया तो वो अच्छा हो जाता है। और जैसे जो भी आपके गाने की जो भी जॉनर होता है, जो भी टोन होती है, वो एक्चुअली आपके मूड को बहुत अफेक्ट करती है। मतलब अगर आप कोई पीसफुल गाना, हारमोनियस गाना सुन रहे हैं, तो आपका मूड काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जैसे जैसे गाने, अगर कोई इमोशनल गाना है तो आप इमोशनल भी हो जाएंगे, मे बी रोने भी लगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे, म्यूज़िक और साइकोलॉजी का आपस में ये एक रिलेशन है। म्यूज़िक से थेरेपी भी दी जाती है। म्यूज़िक थेरेपी आ गई है अब तो काफ़ी वेस्टर्न हॉस्पिटल्स में, बहुत नए हॉस्पिटल्स में जो हम देखते हैं, ये वेस्टर्न टेक्नोलॉजी आ गई है थेरेपी की, म्यूज़िक थेरेपी, जिसमें बहुत सारी जो अलग अलग राग्स हैं म्यूज़िक की, उनको यूज़ करके जो है वो किसी को सही किया जा सकता है, किसी की तबीयत। क्योंकि कहते हैं कि म्यूज़िक से लोगों में होपफुलनेस आती है, ठीक है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है लाइफ को लेकर के। उसके बाद आता है आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में क्या है, मान लीजिए कोई इंटीरियर डिज़ाइनर है, ठीक है। अब वो आपने उसको बुलाया अपने घर का डिज़ाइन बताने के लिए। आपके दिमाग में कैसा डिज़ाइन है, आप ये सिर्फ उसे बता सकते हैं, समझा सकते हैं। वो आपकी साइकोलॉजी को समझेगा कि आप चाहते क्या हैं, आपकी वांट्स क्या हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो आपको डिज़ाइन बना कर देगा। यहाँ पर भी साइकोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। मास कम्युनिकेशन में अब ये भी टू वे है। मास कम्युनिकेशन यानी मीडिया में जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, वो आपके माइंडसेट को, आपके जो भी आपका परसेप्शन है किसी चीज़ को लेकर के, उसको अफेक्ट कर सकती है। यानी अगर वो लोग कोई चीज़ बता रहे हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ यार, मान लीजिए पेट्रियार्कल सोसाइटी, और उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट की बात की,
तो आपको भी लगा कि हाँ यार ये बात तो सही है, तो आप भी क्या हुए, आप भी एक फेमिनिस्ट हुए, आपने भी वीमेन एम्पावरमेंट की बातें करना शुरू किया, आपको लगा कि यार ये बातें सही हैं। दूसरा, टू वे कैसे है ये कि मीडिया वाले भी लोगों की साइकोलॉजी पर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि वो वही चीज़ दिखाना चाहेंगे दैट पीपल वांट टू सी, दैट पीपल वांट टू हियर, वही चीज़ें बोलेंगे, तभी उनकी लोग उनकी न्यूज़ देखेंगे, उनका चैनल देखेंगे, उनकी स्टोरीज देखेंगे, और तभी उनका टीआरपी बढ़ेगा। तो इसलिए वो भी ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ के कि लोग क्या जानना चाहते हैं, लोग किस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे, उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो लोगों की इंटरेस्ट की बातें हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आप भी मान लीजिए कोई चैनल पे कोई न्यूज़ आ रही है, अगर वो आपके इंटरेस्ट की है तो आप उसे देखना पसंद करेंगे, अगर आपके कॉन्टेक्स्ट के बाहर की न्यूज़ है तो आप उसे देखना पसंद नहीं करेंगे। तो इट इज़ अ टू वे रिलेशनशिप। उसके बाद और भी बहुत सारी फील्ड हैं, लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी। अब लॉ में भी क्या है, आपको क्रिमिनल का माइंडसेट समझना पड़ता है। ऑल्सो जो एडवोकेट्स होते हैं, जो केसेस लड़ते हैं, उनको जज का टेम्परामेंट पता होना चाहिए, ठीक है, लोगों का समझ में आना चाहिए, उसको अपने जो उनका क्लाइंट है उसकी भी साइकोलॉजी समझ में आएगी, तभी वो उसके लिए लड़ सकेंगे कि वो सही है या गलत है, जज को क्या सुनना है, जज कैसा है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, ऑल दीज थिंग्स इन्वॉल्व। मेडिसिन में भी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर तो पूरा बेस्ड होता है इसी बात पे कि कहा जाता है ना, कंप्यूटर और माइंड का, ब्रेन का जो कंपैरिजन हुआ था, तो कंप्यूटर इज़ ऑल्सो, अब धीरे धीरे कंप्यूटर साइंस में क्या हो रहा है, एआई डेवलप हो रही है। एआई क्या है, एकदम ह्यूमंस की तरह, उसमें काफ़ी मतलब एआई में अब तो एआई ऐसी हो गई है कि वो ह्यूमंस को रिप्लेस तक करने के लिए एलिजिबल हो गई है। तो कंप्यूटर साइंस में भी साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमिक्स में भी है। इकोनॉमिक्स में क्या, हम कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, यानी कोई भी कंज्यूमर जो डिमांड्स वगैरह देखी जाती हैं कि लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है, कोई इंसान सेव करना चाहता है, कोई इंसान इन्वेस्ट करना चाहता है, उनके बेसिस पर हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की फील्ड में स्पेशली काफ़ी ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट एट वर्क। ये हमने जब स्कोप्स पढ़ा था, टाइप्स पढ़ा था, उसमें भी हमने बात की थी कि जितने भी टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी के हो रहे हैं, हर में आप करियर बना सकते हैं, हर में आप एक जॉब बना सकते हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैंने आपको बताया था कि जो साइकेट्रिस्ट वगैरह होते हैं, जो कि सीवियर प्रॉब्लम्स को, सीवियर मेंटल इश्यूज़ को क्योर करने में मदद करते हैं, काफ़ी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होती हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस से होती हैं, जो उन सब चीज़ों के लिए क्या होता है, ये डील करते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, स्कूल्स में भी होते हैं, ऑफिसेज में भी होते हैं। एक ना एक काउंसलर होता है जो आपकी डे टू डे लाइफ में जो थोड़े बहुत इश्यूज़ होते हैं, स्मॉल स्केल पर, जो बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल पर ना हो, स्मॉल स्केल पर आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं, आप अपने करियर सिलेक्शन को लेकर कंफ्यूज हैं, तो स्कूल में आपको काउंसलर्स मिलते हैं। आप अपने जॉब में किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस में भी काउंसलर्स होते हैं। तो इनका ये होता है, आपकी पर्सनल इशूज़ को, आपके पर्सनल लाइफ को में जो भी इश्यूज़ हैं उनके बारे में बात करना, रिलेशनशिप इश्यूज़, फैमिली को प्रॉब्लम्स जो हैं, ये सारी आती हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के अंदर। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, ये एम्प्लॉयज़ को हेल्प करते हैं टू इम्प्रूव अपॉन देयर ओवरऑल वेलबींग। एम्प्लॉयज़ को बताते हैं सही चीज़ों के बारे में, कैसे उनको वर्क करना है, क्या करना है जो उनका फ़ायदा हो, जिससे उनकी वेलबींग हो, कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए वर्क प्लेस का कि सारे एम्प्लॉयज़ खुश हों और वो काम करना पसंद करें। देखिए, सारे एम्प्लॉयज़ अगर खुश होंगे, एनवायरनमेंट अगर बहुत चीयरफुल होगा, सारे एम्प्लॉयज़ खुश होंगे, तो वो अपना 100% दे सकेंगे उस जॉब में, जिससे कि आपकी कंपनी की भी ग्रोथ होगी और उस एम्प्लॉय की पर्सनल भी ग्रोथ होगी। तो एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। उसके बाद एवरीडे लाइफ में भी साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें एवरीडे लाइफ से ही तो रिलेटेड है। आज तो देखा जाता है कि हर घर में मतलब एक ऐसा इंसान होता ही है हु इज़ सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। तो ये सारी प्रॉब्लम्स डेली लाइफ से ही रिलेटेड तो हैं। तो जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में साइकोलॉजी काफ़ी मदद करता है। एजुकेशन से रिलेटेड, आप मान लीजिए आपको अपनी स्ट्रीम चूज़ करनी है, तो ये भी आपकी डेली लाइफ के एवरीडे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सारी आपको सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड, सेल्फ रिस्पेक्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ता है बिटवीन टू थिंग्स, कि जहाँ पर एक जगह आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट स्टेक पर है, जहाँ पर एक जगह आप यू आर चूजिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जॉब में, स्कूल में, और इनफैक्ट हाउस होल्ड लाइफ में भी। तो आज के लिए इतना ही था। यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर साइकोलॉजी का यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोग को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ ज़्यादा खास ऐसा है भी नहीं, इट इज़ अ वेरी बेसिक, वेरी सिंपल, बहुत काफ़ी सिंपल लैंग्वेज भी है, बहुत सिंपल चैप्टर है, और लेकिन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज साइकोलॉजी के बारे में आप यहाँ से जानते हैं कि साइकोलॉजी एग्जैक्टली होता क्या है, फिर ही आप आगे चीज़ें समझ पाएंगे। तो आई होप आप लोग को ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हों। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग ऐसे ही और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आते रहें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।